अब लास्ट हमारे पास जो समय है, आप 30 दिन मान के चलिए, 31-32 भी नहीं, 30 दिन, 30 days we have 30 days and we have to conquer everything, we have to conquer everything। जो बच्चा डे 1 से फॉलो कर रहा है रूटीन को, उस बच्चे को डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स और रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए होंगे। क्या शेड्यूल रहेगा, कैसा शेड्यूल रहेगा, आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है सर। दैट विल बी अवर नेक्स्ट शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन, और जो हम तैयारी करेंगे इसके रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हम जो तैयारी करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन। आप लोगों को शेड्यूल मिल गया होगा सर, ठीक है। शेड्यूल ये रहेगा, मैं आपकी क्लासेस में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक्स बताने, मैं एटलीस्ट 15 डेज पहले फिनिश कर दूंगा, एटलीस्ट 15 डेज पहले। और 15 डेज पहले हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम मतलब हमने टाइमली एक जो पूरा कोर्स है इसको इनिशिएट किया था और स्टार्ट किया था, तभी हम इसको टाइमली कंप्लीट कर पाए। बहुत सारे लोगों के अंदर एक डाउट है और मिथ है कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, और जो मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरी बात सुनिए, एग्जाम होगा और इसी तारीख को होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं। हाँ, प्लॉजिबल ग्राउंड्स है चैलेंज करने के, वो होंगे चैलेंज करने के प्लॉजिबल ग्राउंड्स, लेकिन जो हाईकोर्ट का रवैया रहा है कुछ सालों से, वो ये रहा है कि रिक्रूटमेंट को स्टार्ट किया तो उसको फिनिश ऑफ करना है। आप बिल्कुल ये बात याद रखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा एग्जाम रुकेगी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे ऐसा मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक बच्चे गए नहीं है, अभी तक कोई रिट फाइल नहीं हुई है। किसी को पता है कोई रिट फाइल हुई तो प्लीज बता सकता है कमेंट बॉक्स में। अभी तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं है बच्चे, और सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं जाएंगे कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता, उस बारे में सुनिए। तो एग्जाम इसी टाइम पर है। कुछ बच्चों के भी सवाल थे कि सर जीजीएस का एग्जाम और आरजीएस का एग्जाम भी क्लैश कर रहा है, तो याद रखिए 2019 का मेंस था हरियाणा का और 2019 का मेंस था राजस्थान का। दे बोथ आर क्लैशिंग ऑन द सेम डेट। नहीं सुनते ये लोग। गुजरात का 2017 का मेंस था, 2017 का राजस्थान का मेंस था, दे आर क्लैशिंग ऑन द सेम डेट। इसकी इंटरव्यू की तारीख थी, इसका कुछ शायद इसका कुछ प्रीलिम्स या मेंस था, और उधर शायद कुछ इंटरव्यू प्रोसेस चल रहे थे, इन्होंने नहीं सुना किसी बच्चों के साथ। तो जिन बच्चों के दोनों एग्जाम्स निकले हैं वो एक बार जुडिशियसली सोच ले, डिसाइड कर ले व्हाट ही हैव टू अपीयर, ठीक है। जनरल के इधर 51 बच्चे ही प्रीलिम्स मतलब मेंस क्लियर करेंगे, केवल 51 कैंडिडेट्स होंगे जनरल में जो एग्जाम क्लियर करेंगे। उस हिसाब से जिन बच्चों का दोनों निकला है वो दोनों एक बार शांति से सोच लीजिए आप, जो भी उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अपने भी ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो आपके साथ अभी 1-2 तो लाइव भी है, इन बच्चों के दोनों एग्जाम्स निकले हैं। और मैं आपको बात करके बता चुका हूँ व्हाट यू हैव टू डू, कैसे आप लोगों को उसको इनिशिएट करना है। जिनका गुजरात और जिनका राजस्थान दोनों शामिल में है, उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। फुल लेंथ स्टार्ट हो जाएंगे अपने आफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, अपने फुल लेंथ है सर इसके बाद, ठीक है ना। 5 फुल लेंथ अपन उस टाइम करेंगे। फुल लेंथ का मतलब होगा सिविल, क्रिमिनल और ऐसे राइटिंग। सिविल, क्रिमिनल, ऐसे राइटिंग। फुल लेंथ में ये नहीं कह रहा कि आप पांचों के पांचों फुल लेंथ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट 2 फुल लेंथ देने हैं। और फुल लेंथ देने का तरीका क्या होगा, फुल लेंथ देने का तरीका क्या होता है सर, ये समझिए। फुल लेंथ देने का तरीका होता है कि आप मॉर्निंग में 9 to 12 बैठे, 9 to 12 बैठे, यू हैव अपीयर्ड फॉर सिविल, 3 घंटे आपने सिविल लिखा है, फिर 2 घंटे रेस्ट करके 2 से 4 आपने ऐसे लिखे हैं, यू हैव रिटन ऐसे। फिर आप नेक्स्ट डे के लिए आइए, नेक्स्ट डे भी आप 9 to 12 बैठोगे, देन यू राइट क्रिमिनल, फिर वापस से 2 से 4 आप ऐसे लिखिए। लेकिन ये जो गैप है ना सर, ये गैप इतना ही रखना और ये पेपर इतने ही कंटिन्यूटी में देना, तभी आप फुल लेंथ का वो समझ पाएंगे। क्योंकि लगातार 3 घंटे लिखना, लगातार 3 घंटे आपको लिखना है, उसके बाद 2 घंटे बाद पेपर देना है। मेरे पास बहुत कम बच्चों के जजमेंट राइटिंग और आंसर की कॉपी आ रही है, अब तो फिर भी थोड़ी सी कॉपी आना तेज हुआ है, तो प्लीज जजमेंट राइटिंग लिखिए। मैं सॉल्यूशन तो तब कराऊं ना जब आप लोग थोड़े मेरे को सैंपल भेजें लिख के। सॉल्यूशन तो मैं करवा दूंगा, लेकिन उससे आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने क्या लिखा, इट इज आई वांट टू लर्न ना, कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, आप लोग क्या उसको मेंशन कर रहे हैं, मैं तब जाके उस चीज से सीख पाऊंगा ना। हाउ वुड आई लर्न, बताओ मैं कैसे सीखूंगा। आप लोग नहीं नहीं लिखेंगे, जबकि क्लासेस है, फॉर्मेट है, एवरीथिंग यू हैव। मैं तो चलो सोल्व करवा दूंगा, देखिए ये से भेजा था, वैसे भेजा था, मैं तो करवा दूंगा सर, आज कल की क्लास में करवा दूंगा सोल्व, लेकिन आप लोग कैसे सीखेंगे उससे। आप लोग कैसे सीखेंगे।
आज रेंट और कोर्ट फीस की क्लास है, उसका टेस्ट कल है। ठीक है सर, हम लोगों ने प्रॉपर गैप दिया है हर एक सब्जेक्ट में। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हमने 4 खींचे, जैसे इंडिसेंट छोटा एक है, पोस्ट इज ऑल्सो स्मॉल, iOS वो पीडीएफ मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, पीडीएफ, उस पीडीएफ से ही iOS पढ़ना, उसके बाहर मत जाना। iOS में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पीडीएफ भेज चुका हूँ मैं ग्रुप में, प्लीज उससे पढ़िएगा। रजिस्ट्रेशन में देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे, 17, 18, 49, देर आर 5 to 6 क्वेश्चंस उसमें हैं, वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है सर। रेवेन्यू, एक्साइज, एनआई। अब रेवेन्यू बहुत बड़ा है, एक्साइज बहुत बड़ा है और एनआई बहुत बड़ा है, तो इसको ये मत समझना कि सर ये 3 सब्जेक्ट कैसे होंगे, नहीं सर। अब थोड़ी सी सच्चाई बताऊंगा राजस्थान के एक्ट के ऊपर। राजस्थान के एक्ट के ऊपर थोड़ी सी सच्चाई सुन लीजिए। आज जो सब्जेक्ट हम करने वाले हैं, कोर्ट फीस, 50% चांस है कि पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ 50% चांस होते हैं पूछा जाए, अदरवाइज नहीं भी पूछा जाए। ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है। इसमें से कितने सवाल बनते हैं सर? बनते बहुत सारे सवाल है इससे। अब मैं आप क्यों कह रहा हूं वैसे कि बनते बहुत सारे सवाल हैं, उसका आप निकाल लीजिएगा प्लीज, कोर्ट फीस एक निकाल लीजिए सब लोग। बनते बहुत सारे सवाल हैं, कोई भी सर्टेनिटी नहीं कौन सा सवाल पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 5-6 सवाल बताऊंगा जो आएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि यार ये सवाल हैं जो मुझे लगता है आएंगे, और पहले आए भी हुए हैं, पहले आए भी हुए हैं। ठीक है ना, पहले भी सवाल आए हुए हैं और यही सवाल आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। कोर्ट फीस निकाल लीजिए प्लीज, प्लीज कोर्ट फीस में आ जाइए। कम टू कोर्ट फीस एक्ट। कोर्ट फीस आ जाइए सर। कोर्ट फीस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कोर्ट फीस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे 3 नंबर का सवाल आएगा या 4 नंबर का सवाल आएगा मैक्सिमम, उससे ऊपर सवाल नहीं आएगा। डेफिनेशन क्लोज से कोई डेफिनेशन नहीं बनती। ठीक है सर। सवाल बनता है यहां से एक, सेक्शन 4। सर सेक्शन 4 एक जनरल रूल है। सेक्शन 4 एक जनरल रूल है, एक सामान्य नियम है। सेक्शन 4 ये कहता है, प्लीज बैरक निकालिए, मैं बैरक को रीड करूंगा। सेक्शन 4 ये कहता है कि जहां पर भी फीस चार्जेबल है, वहां अगर उस फीस पे नहीं की गई है तो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा। वो जो डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा, अनलेस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट देयर इज ए पेड ऑफ फी अमाउंट शैल नॉट लेस देन इंडिकेटेड चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। मतलब अगर आप फीस नहीं देंगे देन डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी एडमिटेड। मतलब फीस के बिना, कोर्ट फीस के बिना काम नहीं किया जाएगा। एक और बात, कोर्ट फीस आप समझ रहे हो, कोर्ट फीस में 2 चीज है सर, एक तो कोर्ट फीस है प्लस एक सूट वैल्यूएशन है। तो पहले मैं कोर्ट फीस के सवाल बताऊंगा कि कोर्ट फीस के क्या क्या सवाल हैं और सूट वैल्यूएशन के क्या सवाल हैं। तो कोर्ट फीस का जो पूरा नाम है वो है कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट 1961। मतलब कोर्ट फीस भी है इसमें और सूट वैल्यूएशन भी है। सेक्शन 4 का जो क्वेश्चन है उसमें लिखिए प्लीज, उसमें लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय levy of fee, what do you mean by levy of fee in courts and public offices? What do you mean by levy of fee in court and public offices? न्यायालयों और लोक कार्यालयों में फीस के उद्ग्रहण, न्यायालयों और लोक कार्यालयों में फीस के उद्ग्रहण से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है। दैट इज सेक्शन 4, दैट इज सेक्शन 4। मतलब ये कहने का कोई मत कह रहा है सर कि देखिए कोर्ट फीस के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे। जब तक आप कोर्ट फीस पे नहीं करेंगे, सर्टेन कोर्ट फीस जब तक आप पे नहीं करेंगे, हम उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहली बात ये कह रहा है। दूसरी बात ये समझिए, ये एक जनरल रूल है, सेक्शन 4 आपको इसमें लिखना है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। सवाल आगे लिखिए, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल। क्या 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 इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, क्या इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है सर। कुछ जगह ऐसी है जहां पर कोर्ट फीस नहीं लगती, कुछ जगह ऐसी है जहां पर कोर्ट फीस नहीं लगती। इंडिविजुअल सवाल बनके भी आ सकता है, इंडिविजुअल सवाल बनके भी आ सकता है। कहां पर कोर्ट फीस नहीं लगती सर? सेक्शन 2 में नहीं लगती, सेक्शन 4 के प्रोवाइजो में नहीं लगती और सेक्शन 64 में नहीं लगती। सेक्शन 64 में नहीं लगती। एक बार 64 निकाल लीजिए सर,
ये भी सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर। 64 निकालिए प्लीज एक बार जल्दी से, 64 निकालिए प्लीज एक बार। एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है सर। इन पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, ये मेंस का सवाल है, दिस इज मेंस क्वेश्चन, ठीक है ना सर। जनरल रूल तो ये है कि सब पर कोर्ट फीस लगेगी, एक्सेप्शन है सेक्शन 2, 4। देखिए कोर्ट फीस कहाँ नहीं लगती, अगर कोई कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उस पर नहीं लगेगी। प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है और फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है तो वहां पर कोर्ट बिना कोर्ट फीस के भी मैटर सुन सकता है। और 64 में एक पूरी लिस्ट दी हुई है जहाँ जहाँ पर कोर्ट फीस नहीं लगती है। अगर आप ये पूरी लिस्ट देखेंगे तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं सर, इसमें वो लोग आ जाते हैं जैसे आर्म फोर्सेज है कोई भी यूनियन के, उसके जो सिविल एम्प्लॉयमेंट है वो लोग आ गए, या फिर कोई भी पर्सन है जो कि इरिगेशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वहां पर कोर्ट फीस नहीं। जैसे देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट, इस एक्ट को ऐसे ही रीड करना है कि कहाँ पर जनरल रूल, देन द सर्टेन प्रोविजन, देन द प्रोविजोस, देन द अदर प्रोविजंस। इसके रिगार्डिंग आपको इस चक्कर में इसको रीड करना पड़ेगा। अगला सवाल लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफंड और रेमिट? रिफंड और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफंड और रेमिट? रिफंड और रेमिट, what do you understand by refund or remit? Remit of court fees, of court fees, of court fees, of court fees। प्रतिदाय या परिहार से, प्रतिदाय या परिहार से क्या तात्पर्य है? प्रतिदार या परिहार से क्या तात्पर्य है? प्रतिदार या परिहार से क्या तात्पर्य है? परिहार से क्या तात्पर्य है? रेमिट का मतलब होता है, देखिए दो चीजें, एक है रिफंड, एक है रेमिट। इसको बोलते हैं प्रतिदाय, इसको बोलते हैं परिहार। मतलब समझना दोनों का क्या क्या होता है सर, मतलब समझिएगा दोनों का। कोर्ट फीस में मतलब समझिए, कोर्ट फीस में मतलब समझिए क्या मतलब होता है सर। रिफंड का मतलब तो होता है कि कब कब कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी आपको, किन किन केसेस में कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी। इफ यू लुक एट सेक्शन, इसमें सेक्शन लिखना है 61, 62, 63, 65 बी, 61, 62, 63, 65, 61, 62, 63, 65 डी। रेमिट में आपको सेक्शंस लिखने हैं 65, 65 ए। रिफंड का मतलब होता है कि कब कब फीस रिफंड हो जाएगी। अगर आप 61 देखेंगे तो देयर इज ए कंप्लीट लिस्ट कि जहां जहां पर कोर्ट फीस रिफंड हो जाती है। जैसे आप देखोगे वहां पर लिस्ट में दिया हुआ है, जैसे ऑर्डर 7 रूल 11 अगर रिजेक्शन हुआ है तो रिफंड हो जाएगी, रिजेक्शन ऑफ अपील हुई है तो कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी, या फिर कोई भी अपील डिसमिस कर दी गई है लिमिटेशन में तो हाफ फीस रिफंड कर देंगे अपन, ठीक है सर। 62 में बताया, 62 में देखिए कि जहां पर भी केस को रिमांड किया गया था लोअर कोर्ट में तो फिर वो जो के फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी। 63 में जहां पर मिस्टेक, जहां पर कोई रिव्यू या एरर है और रिव्यू और एरर के डिसीजन को चेंज कर दिया है क्योंकि कोर्ट की मिस्टेक थी तो वहां पर आपकी फीस रिफंड हो जाएगी 63 में। 65 बी में बोलता है कि जहां पे भी सेटलमेंट हो गया है पार्टीज के बीच में अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी तो वहां पर फीस रिफंड हो जाएगी आपको। ये प्रोविजंस बनते हैं सर और ये एग्जाम में सवाल आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिफंड एंड रेमिट ऑफ द कोर्ट फीस? 65 ए 65। अब रिमिट मतलब क्या होता है? रिमिट का मतलब होता है, रिमिट का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि देखिए पैसा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मत देना पैसा, पैसा होगा तो दे दीजिएगा, अगर नहीं है आपके पास पैसा तो कोई बात नहीं। रिमिट का मतलब होता है कि सर अगर है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। किन किन केसेस में होता है सर ये उनमें केसेस में होता है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट गेजेट में निकालती है। 65 देखिए, जहां स्टेट गवर्नमेंट गेजेट में निकालती है कि फीस देने की इच्छा है, पैसा है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। 65 ए के अंदर हम लोग देखते हैं कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट एवरी क्लास ऑफ पर्संस को कोर्ट फीस से अब हमें एग्जेम्प्ट करना है तो वहां पर गवर्नमेंट आपके लिए देती है। ये दोनों गवर्नमेंट करती है। बात समझ में आई? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया क्या हम किस तरह से आपको कोर्ट फीस में सवाल तैयार करने हैं, किस तरह से आपको सवाल तैयार करने हैं? बात समझ में आ रही है? 5 सवाल बताऊंगा मैं सर, गारंटी नहीं है कोर्ट फीस की। मैं कोर्ट फीस इसलिए गारंटी ले रहा हूं क्योंकि सर कोर्ट फीस में सवाल ही नहीं पूछे गए। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकालोगे तो सेक्शन 11 से पूछा हुआ सवाल है, एक सेक्शन 11 से पूछा है, एक सेक्शन 6 से पूछा है। तो देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस ना जो उससे पूछे हुए हैं। अब सवाल ही अगर बहुत कम पूछे जा रहे हैं देन हाउ वुड बी
सो श्योर कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। हम सिर्फ वो चीजों को उठाएंगे जो चीज प्रैक्टिस में काम आती है। जैसे मेरे प्रैक्टिस में, जब मैंने प्रैक्टिस करी राजस्थान में, तो मेरे को प्रैक्टिस में क्या क्या काम आया, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। और उससे सवाल भी आए हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स से क्वेश्चंस मैंने देखे, वो भी इन्हीं से पूछे गए हैं। ठीक है सर, तो प्लीज इनको तो करके जाना ही। ठीक है, बाकी 50% चांस है ना पूछा जाए कोर्ट फीस, कोई ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। ये जो माइनर एक्ट होते हैं छोटे छोटे, देखिए पहले क्या था, पहले पहले सुनिए बात, पहले जब 45 एक्ट आया करते थे तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको पूछते भी नहीं थे, उठाते भी नहीं थे। लेकिन जब 18 एक्ट हो गए 2018 के एग्जाम के बाद से, 18-19 एक्ट आया करते थे, तो उसके बाद तो सर ऐसा हो गया था कि सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं इनको, भले से 3 नंबर का पूछेंगे लेकिन पूछेंगे जरूर। लेकिन अब जब सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं वो भी सिविल में, तो उसकी फिर कोई वो हो जाती है कि देखिए सिविल में सब कुछ बढ़ा है, आप रेवेन्यू भी इसमें ही है, कोर्ट फीस भी इसी में ही है, हिंदू मैरिज एक्ट भी इसी में ही है, मुस्लिम भी इसी में ही है। तो सिविल का पेपर अगर जब बढ़ रहा है तो ये जो एक्ट है इनको सप्रेस किया जाएगा। ठीक है सर, इनसे पूछा जाएगा तो 3 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन जो बता रहा हूँ प्लीज उनको तो करके जाइएगा कि अगर बड़ा सवाल भी आ गया यहाँ से, मान लीजिए सपोज कीजिए सेक्शन 64 आ गया 6 नंबर में, लो अब सेक्शन 64 इंपोर्टेंट है क्योंकि उसमें क्या है, उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है कहाँ पे एग्जाम्प्ट किया जाता है। तो जितना मैं आपको बोलूं उतना लिमिटेड करके जाइए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, लिखिए हाउ टू डिटरमाइन मार्केट वैल्यू, हाउ टू डिटरमाइन मार्केट वैल्यू और एड वॉल्यूम हाउ टू डिटरमाइन मार्केट वैल्यू और एड वॉल्यूम। बाजार के मूल्य का निर्धारण, बाजार के मूल्य का अवधारण कैसे किया जाएगा, बाजार के मूल्य का अवधारण कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग एड वॉल्यूम भी कहते हैं सर, एड वॉल्यूम भी कहते हैं। बाजार के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसमें लिखिएगा प्लीज सेक्शन 7, प्लीज इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 7 आपको मेंशन करना पड़ेगा। यू हैव टू मेंशन सेक्शन 7 इन दैट रिगार्ड, 7 आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। अब उसमें क्या है, अब आप देखोगे ना सेक्शन 7 में तो आपको लगेगा कि यार सर पढ़ना कैसे है ये सब, हाँ ये सब पढ़ना कैसे है सर, आसान, बहुत आसान, बहुत इजी एक्ट है ये, टफ नहीं है। इसका आंसर अगर लिखना है आपको तो फिर सिंपल से सर कुछ नहीं लिखना, इसमें लिखना है 24A B 26 28 29 35(1) 35(3) 36 44, ये सारे सेक्शन है। 24A B 26 28 29 35 1 3 36 44। अब ये सब सर आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने सब कुछ, देखो सर ये कह रहा है कि अगर ये सेक्शंस देखेंगे आप तो ये सब हैं मैटर रिलेटिंग टू लैंड, जो जब भी जमीन से संबंधित मामले हैं वो सब ये सेक्शंस हैं, सारे जमीन से संबंधित मामले हैं ये सेक्शंस में। अब सर इसमें ये कह रहा है कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में सेटलमेंट हो गया है, सपोज कीजिए ये ऐसे कह रहा है कि अगर उस एरिया में सेटलमेंट हो गया है, सेटलमेंट मतलब क्या होता है सर, सेटलमेंट का मतलब होता है रेगुलाइज करना। जैसे कोई भी चीज अगर रेगुलाइज हो रही है, जैसे मान लीजिए आज एक जमीन है, आज एक जमीन का टुकड़ा है जो शहर के बाहर था कभी किसी टाइम पर, मान लीजिए आपके आसपास की जो भी म्युनिसिपैलिटी एरिया है, चाहे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या फिर आपका जो म्युनिसिपल एरिया है, आज जमीन शहर के बाहर कोई गाँव में आती थी, लेकिन आज जब म्युनिसिपैलिटी का या फिर जेडीए का एरिया बढ़ गया है, तो फिर वो जो बड़ा हुआ एरिया में जब वो जमीन चली गई, अरे सर एक एरिया था, ठीक है ना, ये पूरा एक सपोज कीजिए एक सिटी है, यहाँ पर एक विलेज था छोटा सा। अब भविष्य में क्या हुआ, जैसे ही शहर बढ़ा तो शहरी को क्षेत्र को इन्होंने इंक्रीज कर दिया, अब बहुत सारे गांव भी इसके अंदर आने लग गए। तो ये कह रहे हैं कि अगर सेटल्ड है, अगर वो सेटल हो चुकी है, अगर वो सेटलमेंट हो चुका है वहां पर, ये बोल रहा है कि अगर उस जहां इसी भूमि के संबंध में लगान तय हो गया है, वहां ठीक पूर्ववर्ती बंदोबस्त के दौरान मंजूर की गई लगान का 25 गुना दर, अगर सेटलमेंट है तो 25 टाइम्स हम उसकी 25 टाइम्स हम लोग मैनेज करेंगे। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है तो फिर हम जो सिमिलर लैंड है, अगर कोई सेटलमेंट नहीं है तो फिर जो सिमिलर लैंड है उसका 25 गुना हम लोग देंगे। बस इस तरह से इसका आंसर लिखना है सर आपको, आप समझ जाएंगे कि दीज प्रोविजंस आर वेरी इजी, ये प्रोविजन आसान है सर। बस यही बात है
कि जितना एक्सटेंसिवली हम बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं हम उतना एक्सटेंसिवली इसको कवर नहीं करते। दिस इज द ओनली रीजन कि जो कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन बच्चों को बहुत हेवी लगता है। हेवी लगने की जरूरत नहीं है सर, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अगर आपको किसी बच्चे पर लीड लेनी है इस एग्जाम के अंदर तो ए सब्जेक्ट्स तैयार कीजिए। लीड लेने का मतलब क्या है सर, जब इस तरह के सवाल अगर आ गए तो वो तो बच्चा छोड़ के ही आएगा या फिर कुछ भी आंसर उसमें मेंशन करके आएगा या कुछ भी सेक्शन मेंशन करेगा। लेकिन अगर आपका अच्छे से किया हुआ है तो डेफिनेटली 3 नंबर का है तो आपको वहां से 2 नंबर लेके जाइए तो आपको एक लीड मिलेगी बाकी लोगों से। ठीक है सर, ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर जो एग्जाम में सवाल आया, मतलब जब भी लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे उसमें से सवाल आया उसको मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा उसको। लेकिन पहले मैं एक बार और सवाल डिस्कस कर लेता हूं। एक और क्वेश्चन लिखिए प्लीज, एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। how the decision has to be taken, with respect to proper fee, how the decision has to be taken with respect to proper fee। समुचित फीस के विषय में, समुचित फीस के विषय में विनिश्चय कैसे किया जाएगा, समुचित फीस के विषय में विनिश्चय कैसे किया जाएगा, समुचित फीस के विषय में विनिश्चित कैसे किया जाएगा। इसमें लिखना है सेक्शन 11, यू टू मेंशन सेक्शन 11 इन दैट रिगार्ड। सेक्शन 11 इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगला सवाल लिखिए, हाउ द फी कैन बी कंप्यूटेड, how the fee can be computed in the multifarious suit, बाहुल्यपूर्ण वाद में फीस की गणना किस प्रकार की जाएगी, सेक्शन 6 आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। सर ये सेक्शन 7 वाले का पूरा आंसर है, डिटर्मिनेशन, हाँ ये पूरा आंसर है। अरे यही तो पूरा आंसर है, सेक्शन 7 पढ़िए ना आप, यहीं से खत्म हो रहा है, यही पूरा आंसर है। लेकिन ये तो समझाने के हिसाब से लिखा है मैंने। देखिए एक चीज होती है मेंस में आपको समझ में आता है, लेकिन अगर आप लिखने की काबिलियत है तो ये है मेंस। हर एग्जाम का एक अपना ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव समझिए आप। आपको कोई कंसेप्ट दिमाग में है और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट दिमाग में है, लेकिन जब आप उस कंसेप्ट को लिख पा रहे हैं कागज के अंदर, अगर उस कंसेप्ट को आप लिख पाते हैं कागज के अंदर तो वो मेंस है आपका। सेक्शन 7 में समझा दिया आपको कि सेटलमेंट का 25 गुना होगा, जहाँ सेटलमेंट नहीं है वहां पर सिमिलर लैंड देख के 25 गुना देख लोगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि इस चीज को लिखोगे कैसे, इस चीज को लिखने के लिए चाहिए प्रैक्टिस। प्रीलिम्स निकल जाएगा समझने से, लेकिन मेंस निकलता है प्रैक्टिस से, शेयर हार्डवर्क से। लिखिए प्लीज, आगे लिखेंगे अपन, आगे लिखेंगे। इसमें सेक्शन 6 आएगा मल्टीफेरियस सूट में, ठीक है ना। मल्टीफेरियस सूट मतलब बाहुल्यपूर्ण वाद जो होते हैं, यू टू राइट सेक्शन 6। अब इसमें देखिए ऐसा है कि अगर आप सेक्शन 6 देखोगे तो उसमें देखिए आप अंडरलाइन कीजिएगा, इफ द सूट बेस्ड ऑन द सेम कोर्स ऑफ एक्शन, यदि एक ही वाद हेतु के आधार पर पृथक वाद किए गए हैं, लिखा हुआ है, तो आप उसका एग्रीगेट वैल्यू देखेंगे। मतलब एक ही कोर्स ऑफ एक्शन पर अलग अलग सूट फाइल किए गए हैं तो आप उसका एग्रीगेट वैल्यू देखेंगे। मल्टीफेरियस ऑफ सूट क्या होता है, सब सपोज कीजिए मेरे पास एक जमीन है, इस जमीन के ऊपर 4 टुकड़े हैं सर। इसके ऊपर ए ने कब्जा कर लिया, इसके ऊपर बी ने कब्जा कर लिया, इसके ऊपर सी ने कब्जा कर लिया, इसके ऊपर डी ने कब्जा कर लिया, और जमीन थी मेरी, मेरा नाम था एक्स, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो एक्स वर्सेस ए करूंगा, एक्स वर्सेस बी करूंगा, एक्स वर्सेस सी करूंगा, एक्स वर्सेस डी करूंगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीफेरियस सूट। मल्टीफेरियस मतलब एक से अधिक है। अब ये कह रहा है पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे अगर आ रहे हो सारे, तो फिर आप देखोगे एग्रीगेट देखो आप, अगर आप सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे हो तो एग्रीगेट देखो। देखिए लिखा हुआ ना, एक ही वाद हेतु पर है, तो आप क्या देखोगे, संकलित मूल्य की फीस का प्रभाय होंगी। प्रभाय मतलब एग्रीगेट, जो भी रिलीफ है उसका एग्रीगेट आप देखिए। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे कि अगर आंसिलरी रिलीफ है, दिख रहा है एंसिलरी रिलीफ, दिख रहा है आपको एंसिलरी रिलीफ, प्रोवाइडो में दिख रहा है, प्रोवाइजो में अगर एंसिलरी रिलीफ आनुषांगिक रूप में मांगा गया है तो सिर्फ आप मेन रिलीफ जो है उसको मांगोगे। अरे कुछ नहीं सर, इसके आंसर ऐसे तैयार कर लेना, दूसरा लिख लेना एंसिलरी रिलीफ। अगर सबका एंसिलरी रिलीफ है तो आप क्या करेंगे फिर, अगर आनुषांगिक रूप से मांगा गया है तो फिर आप क्या करेंगे सर,
फिर आप मेन रिलीफ में मांगेंगे, जो मेन रिलीफ है उसके अकॉर्डिंग फीस पे करेंगे। तीसरा, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा सर, अगर रिलीफ अल्टरनेटिव है, अगर रिलीफ जो है आपने अल्टरनेट रूप में मांगी है, अगर रिलीफ अल्टरनेट रूप में मांगी है तो उसमें क्या करेंगे आप, अगर अनुकल्पना मांगी जाएगी तो आप उसमें देखोगे जो मैक्सिमम है, जो हाईएस्ट है उसको लगाओगे। सवाल ये है सर कि अगर ऐसे कोई प्रॉपर्टी है, उसके 4 टुकड़े हैं, अलग अलग लोग कब्जा कर लेते हैं, तो कोर्ट फीस कितनी पे करनी होगी। तो अगर सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे तो एग्रीगेट करो, एंसी रिलीफ है तो फिर जो मेन रिलीफ है उसके अकॉर्डिंग करो, अगर रिलीफ अल्टरनेट कर रहे हो तो फिर हाईएस्ट के अकॉर्डिंग करो। समझ में आई? अरे सर थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, अरे बहुत इजी है, पढ़ोगे तो हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि अब अगर आपको मैं बिल्कुल लिमिटेड बता रहा हूँ कि सर देखो इसको कर लीजिए, ये आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जब गया है, पहले ही पूछा गया है सर ये सवाल, और पहले आया भी है, तो प्लीज उसको कीजिए। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, जो आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। अब कोर्ट फीस, सवाल क्या आया था, सवाल आया था डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट फी in the cases of specific performance, determination of court fee in the cases of specific performance, ठीक है ना सर। अभी चुपचाप मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, सेक्शन 40 निकालिए प्लीज। ठीक है सर, कोर्ट फीस का अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पूछा हुआ है कि इन्होंने पूछा कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर, इन्होंने क्या पूछा एग्जाम में कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर सूट फाइल करना है तो फिर कैसे करोगे कोर्ट फीस का उदाहरण, कोर्ट फीस कैसे पता लगाओगे कि कोर्ट फीस कितनी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे। तो सर अगर आप इसका सिंपल आंसर जानना चाहते हो तो इसका आंसर सर ऐसे बन जाएगा, सेक्शन 40। सर हर एक चीज का आंसर तैयार हो सकता है कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसमें कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन। सर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आंसर तैयार करने पड़ेंगे सबके, अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन। दूसरा, जहां पर मोर्टगेज है, मोर्टगेज किस चीज में, मोर्टगेज ले रहे हो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा सर अकॉर्डिंग टू मोर्टगेज, फिर मोर्टगेज में जो भी अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप लीज के ऊपर ले रहे हो, किसके ऊपर ले रहे हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यू आर टेकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू यू आर टेकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू लीज। अब लीज के ऊपर अगर आप ले रहे हो तो लीज के ऊपर जो है हो जाएगा हमारा, जहां पर मार्केट, जहां पर एनुअल रेंट है, एवरेज एनुअल रेंट। सर इसे आंसर तैयार करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, किस तरह से आंसर तैयार होगा। सर आया हुआ सवाल है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सर वो से पूछ लेता है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट है तो क्या कोर्ट फीस होगी, उसका कैसे आप फिक्स करेंगे। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट है तो कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मोर्टगेज के साथ है तो मोर्टगेज की रेट पे करेंगे, लीज है तो एवरेज के ऊपर आ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट में अंडरलाइन करके भी याद करो, लेकिन याद करो। देखिए उसमें दिया हुआ है जहां पर लीज है वहां पर एग्रीगेट अमाउंट है, जहां पर एक्सचेंज है, जहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज लिखा हुआ है, तो जो भी मार्केट वैल्यू ली गई है, मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी सोट टू बी टेकन इन द एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज में हम कितनी मार्केट वैल्यू पे उसको ले रहे हैं उसके हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। अरे समझ में आ रहा है कि किस तरह से पढ़ना है इसको थोड़ा सा। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए प्लीज ना कोर्ट फीस, मुझे इस सब्जेक्ट का ना सबसे ज्यादा डर है आप लोगों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कोर्ट फीस को नहीं किया। और एग्जाम सर पे खड़ा है, लीड लेनी है तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा कोर्ट फीस में। अरे समझ में आ रहा है कि किस तरह से सवाल आते हैं यहाँ से। अब सर सवाल ना बताइए मुझे, एक बार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बात। अरे किस तरह से सवाल आए हैं, समझ में आया आपको कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। बाकी लोग बताइए प्लीज जल्दी से, 2-3 बच्चों को रिप्लाई आए। अरे एक बार देखो याद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक बार हमें समझ में तो आए कि सवाल पूछना क्या चाहता है और सवाल क्या पूछना चाहता है। तो आप अरे ये तो भैया एग्जाम के जो 30 दिन पहले जो शक्तियां मिलती है ना बच्चों को, वो तो भैया एक अलग लेवल की मिलती है। लास्ट 30 डेज में जो शक्तियां मिलेगी ना आपको, पावर, आप कुछ भी पढ़ डालेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं बोलूंगा ना सर ये पढ़ने का है तो वो पढ़ लेंगे आप इतने पोटेंशियल हो जाएंगे अभी। आप अगर देखिए मेहनत कर रहे हो और जगह से ही मजाक में ले रहे हैं मेंस को तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं ना सर तो आप 15-15 घंटे खींच दोगे पढ़ाई ये लास्ट 30 दिन में।
इस टाइम जो पोटेंशियल आप गेन करते हैं वो तो बहुत अलग लेवल की होती है, कुछ भी पढ़ लोगे इस टाइम आप। सर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको समझ में आता है ना, जैसे मान लीजिए सवाल आ गया हाउ द फीस शुड बी कैलकुलेटेड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, भूस्वामी और अभिधारी के बीच वाद के लिए न्यायालय शुल्क कैसे तय किया जाएगा। अब 41 इसमें क्या लिखना है, 41 लिखना है। जैसे सूट फॉर मीन प्रॉफिट, अंतकालीन लाभों के लिए वाद में न्यायालय शुल्क कैसे लिया जाएगा, तो 41 लिखना है उसमें। सपोज, अब समझ में आ रही बात। तो सर हम सिर्फ कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा, जिसको मैं लिखूंगा कि सर इन चीजों को कीजिए, इन चीजों को कीजिए। सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से भी मैं बहुत लिमिटेड चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है सर, यहाँ से भी मैं आपको आई वुड लाइक टू डिस्कस सम, यहाँ से हम लोगों को करने का है। जैसे एक आप कीजिए सर, सूट सेक्शन 22 कीजिए प्लीज, 24 कीजिए, 22, 24, 25, 26 जो बड़े सवाल में आएगा, 26, 34, 35, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 42, 44। सर ये कुछ चीज है जो आपको डेफिनेटली करनी है। और देखिए कोर्ट फीस पढ़ना कैसे, करना कैसे, वो समझ में तुमको आ जाएगा तो तुम खुद भी कर दोगे। ठीक है सर, बहुत ही टिपिकल चीजें नहीं है, आसान चीजें हैं, बस समझ में आनी चाहिए सर, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आता तो फिर तो वांदा है सर इसमें। ठीक है सर, ये तो हुआ कोर्ट फीस का काम। अब समझेंगे वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। सर दो चीजें बताई थी ना मैंने आपको कि सर यहाँ पर कोर्ट फीस होता है एक तो, प्लस वैल्यूएशन होता है। कोर्ट फीस को किस तरह से कवर करना है, पकड़ना है, ये आप में सीख गया हूं मैं कि कोर्ट फीस को किस तरह से पकड़ के चलना है। अब वैल्यूएशन को समझो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा वैल्यूएशन समझो, वैल्यूएशन। ठीक है सर, वैल्यूएशन समझिए। क्वेश्चन लिखिए वैल्यूएशन में, what are the objection as to when property is not valued, when the property is not valued, जहां संपत्ति का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, जहां संपत्ति का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, वहां आक्षेप के बारे में बताइए। अब सर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम वैल्यूएशन को समझते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा वैल्यूएशन को हम लोग देख लेते हैं कि हम वैल्यूएशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं। देखो सर ऐसा होता है कि वैल्यूएशन जरूरी चीज होती है जो कि डिटरमाइन करती है कि प्रॉपर्टी जो कोर्ट फीस कितनी लगेगी। अगर वैल्यूएशन प्रॉपर्ली नहीं की हुई है तो कोर्ट फीस कभी भी प्रॉपर्ली नहीं आएगी। ठीक है ना सर, अगर वैल्यूएशन प्रॉपर्ली नहीं की गई है तो कोर्ट फीस कभी भी प्रॉपर्ली नहीं आएगी। ठीक है ना सर, जैसे आप याद करो ऑर्डर 7 रूल 11 में है ना, ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में एक था ना सर, द प्लेंट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड। अगर आप वैल्यूएशन प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, और दूसरा था इनसफिशिएंट कोर्ट फीस जो पे की हुई है, अगर आप दोनों काम नहीं करेंगे ना सर सही से, कोर्ट फीस जो डिटरमाइन होती है वो वैल्यूएशन पे डिटरमाइन होती है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अगर सही नहीं है तो उसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 49 इसका आंसर होगा। सेक्शन 49 वुड बी द आंसर। ठीक है सर, यही एक सवाल है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 49। इसके ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग सवाल पूछा जा सकता है। अदरवाइज सर इससे पूछा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आप अगर चाहते हो लीड लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना, तो प्लीज कीजिए इस पे। ठीक है, डू सम एक्स्ट्रा एम्फोसिस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है सर, नाउ कम टू
राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। सर यहाँ से भर भर के सवाल आएंगे सर, यहाँ से सवाल आएगा, डेफिनेटली आएगा सर। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन क्लोज में आ जाइए राजस्थान रेंट कंट्रोल की, प्लीज डेफिनेशन क्लोज में आ जाइए। सबसे पहले डेफिनेशन है एमिनिटीज, सुख सुविधाएं। एमिनिटीज सुख सुविधाएं, एमिनिटीज जब भी आएगा, अगर मान लीजिए 3 नंबर में आ रहा है एमिनिटीज, तो इसमें सिर्फ 2A लिखना है और पासिंग रेफरेंस देना है सेक्शन 23 और 24 का। अगर 4 नंबर में पूछा जा रहा है तो सब लिखना है सर। फिर अगर 4 नंबर में आ रहा है तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, एमिनिटीज में, सुख सुविधाओं में सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर 3 नंबर में आए तो 2A लिखिए और इन दोनों का सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस दीजिए कि हाँ भाई यहाँ पे इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन अगर ये सवाल 4 नंबर में आया, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग, ठीक है सर। दूसरा लिखिए लैंडलॉर्ड, दूसरा लिखिए लैंडलॉर्ड, भूस्वामी, 2C, इनकी डेफिनेशन याद कीजिएगा सर, 2C लैंडलॉर्ड। 3 नंबर में सवाल आएगा सर, यहाँ से 3 नंबर में या 2 नंबर में, जैसे 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिए ये लैंडलॉर्ड करके, ठीक है ना सर। तो 2 नंबर में लैंडलॉर्ड वगैरह इनकी 2 में या 3 नंबर में बनते हैं, अगर सवाल बाइफरकेट किया हुआ है तो। लैंडलॉर्ड, भूस्वामी। अगर लिखिए परिसर, परिसर, प्रीमाइसेस, 2F, 2F, परिसर, परिसर, प्रीमाइसेस 2F। अगला लिखिए टेनेंट, किराएदार, 2I, किराएदार 2I, किराएदार 2I। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, where the provisions of rent control, where the provisions of rent control does not apply, where the provisions of rent control does not apply, where the provisions of rent control does not apply। इसमें आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 3, लिखिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते। राजस्थान किराया अधिनियम, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते, कहाँ लागू नहीं होते, कहाँ लागू नहीं होते सर। टोटल 7 ग्राउंड है, 7 ग्राउंड है सेक्शन 3 में, आप देख सकते हैं देर आर 7 ग्राउंड्स, यहाँ पर नहीं लगते सर, ये 7 के 7 ग्राउंड लिखने पड़ेंगे। 4 नंबर का सवाल है ये, 4 नंबर में आएगा, ठीक है सर। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, हाउ द पेमेंट एंड रेमिटेंस टू बी पेड, हाउ द पेमेंट्स एंड रेमिटेंस टू बी पेड, हाउ द पेमेंट एंड रेमिटेंस टू बी पेड बाय द टेनेंट, टू बी पेड बाय द टेनेंट। किराएदार द्वारा, किराएदार द्वारा किराए का संदाय, किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण, और विप्रेषण किस प्रकार किया जाएगा। किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है सर। सेक्शन 5 लिखना है इसमें, सेक्शन 5, यू टू मेंशन सेक्शन 5 इन दैट रिगार्ड, सेक्शन 5 आप इसमें मेंशन कीजिएगा, ठीक है सर। अगला सवाल लिखिएगा प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय रिविजन ऑफ रेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिविजन ऑफ रेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिविजन ऑफ रेंट, किराए के, what do you mean by revision of rent and its procedure, what do you mean by revision of rent and its procedure, what do you mean by revision of rent and its procedure। किराए के पुनरीक्षण, किराए के पुनरीक्षण व इसकी प्रक्रिया को समझाइए, व इसकी प्रक्रिया को, व इसकी प्रक्रिया को समझाइए, व इसकी प्रक्रिया को समझाइए। एक डायग्राम बनाऊंगा सर, डायग्राम में सब कुछ खत्म कर देंगे अपन, कुछ नहीं है, डायग्राम, एक डायग्राम समझेंगे एंड वी विल फिनिश द एंटायर थिंग, ठीक है सर। सवाल आएगा, ये जो डायग्राम बनेंगे बनाएंगे ना अपन, इससे सवाल आएगा, लास्ट ईयर भी आया सर, उसके पहले भी आया है। रिविजन ऑफ रेंट, किराए का पुनरीक्षण,
ये हियरिंग है, ठीक है ना, हियरिंग, सुनवाई। टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट। सवाल था अपना किराए का पुनरीक्षण, व्हाट इज द रिवीजन ऑफ रेंट एंड इट्स प्रोसीजर। रिवीजन ऑफ रेंट है सर, उसका प्रोसीजर ये है कि सूचना इतने दिन में जाएगी, रिप्लाई इतने दिन में जाएगा, रिजोइंडर इतने दिन में जाएगा, सुनवाई इतने दिन में होगी, और टोटल टाइम पीरियड है इतने दिनों का। ठीक है सर, डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और डेज याद रहेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर सवाल जो आया एग्जाम के अंदर, लास्ट ईयर जो सवाल आया था 2024 के मेंस में, उस टाइम ये आया था कि इविक्शन और उसका प्रोसीजर पूछा था इन्होंने। तो इविक्शन के ग्राउंड्स इन्होंने पूछे थे, ग्राउंड्स फॉर इविक्शन की बेदखली के क्या ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स फॉर द इविक्शन, और उन्होंने पूछा था प्रोसीजर क्या है उसका। तो प्रोसीजर के सर ये डेट होती है सारी कि नोट। अब देखिए अगर आपको डेट याद है तो आपको इजीली पता रहेगा कि भाई नोटिस 30 डेज में जाएगा, तो आप उसको लिख सकते हो अपने मन से भी लाइन बना के। अगला सवाल लिखिए, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इविक्शन। अगला सवाल लिखिए, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इविक्शन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इविक्शन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इविक्शन। बेदखली के क्या आधार है, बेदखली के क्या आधार है तथा उसकी क्या प्रक्रिया है। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इविक्शन एंड एंड प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर। ठीक है, सेक्शन 9 के ग्राउंड्स आप मेंशन करना और प्रोसीजर मेंशन करना। लास्ट ईयर सवाल आया है आरजेएस में, ठीक है सर, सवाल आता है यहाँ से। अगला सवाल लिखिए, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन एंड इट्स प्रोसीजर, एंड इट्स प्रोसीजर, एंड इट्स प्रोसीजर। तुरंत कब्जा, तुरंत कब्जा, तुरंत कब्जा प्राप्त कर लेने के, प्राप्त कर लेने के क्या आधार हैं तथा क्या प्रक्रिया है, तथा क्या प्रक्रिया है, क्या आधार हैं तथा क्या प्रक्रिया है। प्रक्रिया जो दी है वो सेक्शन 16 में दी हुई है सर, ठीक है ना, यही सेम रहेगा। नोटिस 30 डेज का जाएगा, रिप्लाई 30 डेज में आएगा, रिजॉइंडर जो है 15 डेज में होगा, हियरिंग 90 डेज में होगी, और टाइम लिमिट 150 डेज की है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज इसमें, प्लीज अगला सवाल लिखिए। Discuss the provisions as to appeal. Discuss the provisions as to appeal. Discuss the provisions as to appeal. Discuss the provisions as to appeal in Rajasthan Rent Control Act. In Rajasthan Rent Control Act. राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम में, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम में अपील के प्रावधानों को बताइए, अपील के प्रावधानों को बताइए, अपील के प्रावधानों को बताइए। उसमें सेक्शन 19 का प्रोसीजर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है ना सर, सेक्शन 19 के प्रोविजन आपको उसमें मेंशन करने होंगे। अगला सवाल लिखिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड पीरियड मेंटेनेंसी। 2021 का मेंस का सवाल है ये, 2021 में आया हुआ सवाल है ये मेंस में। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, सेक्शन 8 आपको इसमें मेंशन करना होगा, सेक्शन 8 इसमें आपको
मेंशन करना होगा, सेक्शन 8 इसमें आपको मेंशन करना होगा। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिस्कस द प्रोविजंस एज टू रिकवरी ऑफ पोजीशन, डिस्कस द provisions as to recovery of possession, recovery of possession, recovery of possession and its procedure, and its procedure। कब्जे के प्रत्युदरण, कब्जे के प्रत्युदरण, कब्जे के प्रत्युदरण व उसकी प्रक्रिया को समझाइए, वो उसकी प्रक्रिया को समझाइए। सेक्शन 11-12, ठीक है ना, वो पूछेगा स्पेसिफिकली, क्योंकि रिकवरी ऑफ पोजीशन जो है वो सेक्शन 6 एसआरए में भी आती है, सेक्शन 6 एसआरए में भी आती है। याद करो, जब मैंने आपको ये सारे पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 6 आप मेंशन करेंगे तो 11-12 भी आप मेंशन करेंगे इसका, सेक्शन 145 147 भी आप मेंशन करेंगे सीआरपीसी का। तो वैसे ही सर इसमें यू हैव टू मेंशन डेट ऑल्सो, ठीक है सर, आपको ये भी इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, एक सवाल लिखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड पावर, व्हाट इज द प्रोसीजर। रेंट कंट्रोल माइनर नहीं है सर, रेंट कंट्रोल को माइनर की तरह मत पढ़ना, रेंट कंट्रोल माइनर नहीं है, पहली बात समझिए, रेंट कंट्रोल इज नॉट ए माइनर एक्ट। आरजेएस के हिसाब से रेंट कंट्रोल माइनर नहीं है, अच्छे से पूछते हैं इसको। व्हाट इज द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। किराया प्राधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां, किराया प्राधिकरण की प्रक्रिया व शक्तियां 21, सेक्शन 21, सेक्शन 21 आएगा इसमें, ठीक है ना सर, सेक्शन 21 इसमें आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर राइस एंड रेंट कंट्रोल एक्ट एंड द कोर्ट फीस एक्ट। इन दोनों एक्ट्स में यू हैव टू रीड इन दैट रिगार्ड, ठीक है सर। छोटे एक्ट है, लेकिन ये एक्ट ऐसे हैं कि अगर आपका अच्छे से किया हुआ है तो डेफिनेटली लीड मिलेगी बाकी बच्चों पे, और यहाँ पर आप उनको पीछे करेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें सबको बराबर नंबर मिलते हैं, बट द कोर्ट फीस एंड द राइस एंड रेंट कंट्रोल एक्ट, साथ में हम जिस दिन हम लोग रेवेन्यू पढ़ेंगे, एक्साइज पढ़ेंगे, ये वो उस तरह के एक्ट्स है जहां पर एक क्लियर लीड आप ले सकते हो बाकी बच्चों के ऊपर। एंड यू टू डिसाइड दैट अब आप कितना उसमें हार्ड वर्क और एफर्ट पुट करते हैं, ये आपके ऊपर है। प्लीज मुझे अपने आंसर राइटिंग भेजिए, जजमेंट राइटिंग भेजिए, आई जस्ट वांट टू लुक आफ्टर इट। प्लीज आप पेपर भेजना स्टार्ट कीजिए और थोरोली एग्जाम्स लिखिए। किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एक और बात मैं दोबारा जा जाता हूँ, वापस क्लेरिफाई कर देता हूँ, एग्जाम इसी डेट पे होगी, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। आपका आसपास का जो पीयर एनवायरनमेंट है वो कितना ही आपको कुछ भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी बिल्कुल कंसंट्रेट और फोकस हो जाएगी, लास्ट 30 दिन है, ये 30 दिन आपको निकालना है एग्जाम, 15 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं। अब 30 दिन है, ये 30 दिन आपके होने चाहिए। अब एग्जाम की डेट आ चुकी है, उसलिए मैं पहले थोड़ा सा तेज चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक लोग एग्जाम की डेट कभी भी ये लोग दे देते हैं, पर ठीक है, इन लोगों ने जब दिए तो हमारे पास ऑलरेडी हमारा आधा सिलेबस कवर हो चुका था, ठीक है ना सर। 27 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लास होगी, 2-3 दिन का गैप रहेगा, फिर फर्स्ट से फुल लेंथ लगाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज पेपर दीजिए जितने मैक्सिमम आप दे सकते हैं। एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भी हमें इस बार निकालने का है। तुम हमेशा याद रखो, तुम जब भी एग्जाम दे रहे हो ना सर, कभी भी ये मत सोचा करो कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए। तुम ये याद रखना कि एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड हो गई ना सर, तो सीटें नहीं बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं। ये तो बात है ना, समझते नहीं हो। देखिए सर, आप तो ये चाहे करो, हर दिन ये दुआ क्या करो, भगवान एग्जाम इसी तारीख को हो जाए और मैं इसी तारीख को अपना 100% दे के आऊंगा। सीटें तो बढ़ नहीं रही है, कंपटीशन ही बढ़ेगा। तुम ये सोचो कि नहीं मैं 1 महीने बाद अटेम्प्ट करूंगा, नहीं मैं 1 महीने बाद अटेम्प्ट करूंगा, नहीं मैं थोड़ा सा रुक के अटेम्प्ट करूंगा, तो उससे नुकसान आप ही का है भैया। अगर एक नंबर भी ऊपर नीचे गया ना तो 200-300 बच्चे कूद के आएंगे इधर, कंपटीशन तुम्हारा ही बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, और अभी भी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, ऐसे ऐसे साथ साथ कैसे करें। हाँ, ये भी सवाल होता है। देखिए, ऐसे साथ साथ कैसे करें, ये एक सवाल जब होता है तो इसको हमेशा याद रखिए, ऐसे कभी किए नहीं जाते, ऐसे कभी किए नहीं जाते। ऐसे एक थॉट प्रोसेस है, ऐसे क्या है, एक थॉट प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर आना चाहिए। मैंने देखे बहुत सारे बच्चे बुक्स खरीद आते हैं मार्केट से क्या आते हैं,
मल्टीपल बुक्स परचेज कर लाएंगे। देखिए कब कभी आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो इससे तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे तो आप वो टफ आप ऐसे में स्कोर कर पाए। आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आप कितनी बातें हैं जो खुद से जनरेट कर पाते हैं, अपने विचार जो लिख पाते हैं, वो ऐसे है। आप रटी रटाई लाइन लिख के आओगे ना, बच्चों को मार्क्स तो नहीं मिलते ऐसे में। रीजन सुन लीजिए, आज रटी रटाई लाइन मत लिख के आओ। अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिंपल कुछ मत कीजिए सर। ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कीजिए 30 टॉपिक, जैसे हम लोगों ने लिस्ट भेजी टॉपिक्स की। अब ऐसे में तो कुछ भी टॉपिक आ सकता है, ऐसे में तो कुछ भी टॉपिक आ सकता है, ये हमारे ऊपर नहीं है कि क्या टॉपिक आएगा। लेकिन फिर भी सपोज कीजिए आपने 30 टॉपिक तैयार किए हैं, या 30 टॉपिक आपने सोचे कि यार ये 30 हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनके हिसाब से पेपर बनेगा, इनके हिसाब से काम होगा, ठीक है सर। सपोज कीजिए यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 30 टॉपिक आपने उठाए, 30 टॉपिक उठाए आपने, तो 30 टॉपिक्स में से ये देखिए कि कहां पर मुझे कोई आर्टिकल मिल जाए, कहां पर मुझे कोई लिखा हुआ आर्टिकल इसके ऊपर मिले। अब आर्टिकल्स कैसे मिलते हैं सर? आर्टिकल्स ऑनलाइन मिलते हैं, आर्टिकल ऑनलाइन मिलते हैं। आप ऐसा नहीं इंटरनेट पर बैठ के आप घंटों तक एक ही आर्टिकल ढूंढ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सिंपल आप ये देखिए कि मैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ यार। लास्ट ईयर चंद्रयान आया था ना, सपोज कीजिए मेरे को चंद्रयान पे से तैयार करना है। चंद्रयान 3, ठीक है। सबसे पहले मैं विकीपीडिया खोलूंगा, सबसे पहले मैं विकीपीडिया खोलूंगा, ठीक है ना। विकीपीडिया इज द बेसिक सोर्स जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है सर। चंद्रयान 3 क्या है, तो मैं सिंपल मैंने चंद्रयान 3 इज द 3rd मिशन ऑफ चंद्रयान प्रोग्राम, ठीक है, तीसरा मिशन है। क्या क्या काम है इसका? इसका काम है लूनर एक्सप्लोरेशन का, और ये डेवलप किया इसने इसरो ने। और जो लैंडर इसमें यूज कर रहे हैं, जिससे भेज रहे हैं मुझसे, उससे प्रज्ञान लूनर, और उसका जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान लूनर रोवर, और विक्रम रोवर लैंडर से हम भेज रहे हैं इसको, ठीक है सर। मैंने रफली इसकी कुछ चीजें पढ़ी और कुछ चीजें मैंने कागज में लिख ली, ठीक है ना सर। कुछ चीजें मैंने इसके कागज में, मैं हैंड टू हैंड इसकी चीजों को मैं नोट करता रहा कागज में कि विक्रम या चंद्रयान ने इसको में भेजा है, ठीक है, मैंने नोट किया। उसके बाद मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी कि क्या हिस्ट्री है इसकी, कब स्टार्ट हुआ था ये जो प्रज्ञान रोवर है, ये प्रज्ञान रोवर क्या है, ये इसका इसका क्या काम है, ये क्यों जाना चाहता है वहां पर, ठीक है ना। इसका क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है चंद्रयान 3 के, कि भैया वहां पर जाके इंजीनियरिंग और इम्प्लीमेंटिंग देखेंगे कि हम क्या जो लैंडर है उसको हम सेफली और सॉफ्टली उसको उतार पाए। हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं कि रोवर की ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून। हमें भी देखेंगे कि भाई क्या हम रोवर मतलब होता है तो जो रिमोट वाली गाड़ी होती है ना सर, उसको उतार रहे हैं प्रज्ञान रोवर, हम वो देना चाहते हैं, ठीक है हम, ठीक है सर। ये सब मैंने देखने के बाद में, ये सब थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च की, 10 मिनट मैंने इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद में मैं इसको लिखने बैठा। देखिए अगर जब सपोज कीजिए मैं चंद्रयान पे लिख रहा हूँ, तो चंद्रयान पे अगर मैं लिख रहा हूँ, चंद्रयान पे लिख रहा हूँ, तो मैं उस चीज को मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, मैं 1 घंटा दे रहा हूँ बस सर, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। मैं 1 घंटा हिंदी को दूंगा, 1 घंटा इंग्लिश को दूंगा बस। रेंडमली 30 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए मैंने, और उन्हीं के पीछे मैंने पढ़ा, उन्हीं के पीछे मैं पढ़ने बैठा, उन्हीं के पीछे मैंने कोई भी चीज को इनिशिएट किया। हम लोगों का जब एपीओ का एग्जाम था, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे पूछा था बच्चों से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम में आया भी है। जो बच्चे उस टाइम के हैं उनको बच्चों को पता है कि ये इसका टेस्ट हुआ था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब सपोज करता हूँ मैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मेरे को तैयार करना है ऐसे, तो मैं क्या इसे तैयार करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसके क्या कंटेंट्स होंगे। अगर मैं इसको भी पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। मैं क्या तैयार कर रहा हूँ? कंटेंट, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है, अच्छा किसने बनाया, अच्छा इन्होंने बनाया। अगर मुझे इसी को ट्रांसलेट करना है, तो आपके मोबाइल में यहाँ पर ऑप्शन आएगा ट्रांसलेट का, आपके मोबाइल में यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, हमारे भी आएगा, यहाँ ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है सर। कोई काम करेगा नहीं करेगा इसमें? देखो इसने पूरा ट्रांसलेट कर दिया, इसने क्या कर दिया सर पूरा, ये ट्रांसलेटेड एवरीथिंग, कि क्या इतिहास है इसका। अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में पढ़ने में बहुत रिलेक्टेंट हूँ, मैं स्लो हूँ, तो ट्रांसलेट करके पढ़ लो, तुमको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। अभी वही तुम बुक खरीदने जाओगे, फिर बुक में क्या पता, बुक सीमित कर देती है दायरा, ऐसे की बुक, अरे लो की बुक नहीं, बुक्स तो लो की बहुत अच्छी है, ऐसे की बुक सीमित कर देगी दायरा। अब यहाँ देखो,
आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ के आपने कंटेंट्स नोट कर लिए। आप सिर्फ 1 घंटा दो हिंदी को, 1 घंटा दो इंग्लिश को, और उसको थोड़ा लिखने का प्रयास करो। खुद के विचार जब तक नहीं लिखेंगे तो आप जब तक खुद की प्रतिभा को जब तक जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम में क्या करते हो यार, ये बताओ मुझे। क्या एग्जाम में जो टॉपिक आता है तुमको पूरा आता है क्या? नहीं सर, वहां पे भी आप सोच सोच के तो लिखते हो ना। अगर आपको थोड़ा सा तैयार किया हुआ है तो अच्छे से लिख दोगे। थोड़ा सा तैयार किया हुआ ऐसे आ गया तो अच्छा हो सकता है वो। समझ में आया ऑनलाइन मतलब बच्चों में क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल दिन भर डूबे रहो, रिसर्च ही मारते रहो। स्क्रीन टाइम से आंखें भी थकती है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गहराई समझ में आया आपको? बस प्लीज मेहनत कीजिए यार। अभी 30 दिन में तुम्हारी क्षमता डबल ट्रिपल होने वाली है, तो प्लीज इसको कहीं नेगेटिव जगह डाइवर्ट मत कीजिएगा। तुम्हारे पर्सनल प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर रखिए, और प्लीज 30 दिन लग के पढ़िए, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू एवरीवन। कल टेस्ट है, ऑल द बेस्ट। पेपर दीजिए लगातार, पेपर चलते रहने चाहिए। अब पेपर पे हाथ नहीं रुकना चाहिए। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज पूछिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझे कि सर हमें कंट्रोल ये कोर्ट फीस में और रेवेन्यू में दिक्कत आ रही है, तो यार उनकी क्लास होने दो। फिर क्लास के बाद भी दिक्कत आती है, देन वी विल सॉर्ट इट आउट ना, कि क्या करना है उसमें क्या नहीं करना। जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से तुम्हें हेल्प होनी चाहिए कोर्ट फीस में और राइट एंड रन कंट्रोल एक्ट में। ये इनके अलावा कुछ नहीं है सर, बहुत इजी टेक्निक है। इविक्शन के ग्राउंड पूछ रहा है तो इविक्शन के ग्राउंड लिखिए, प्रोसेस लिखिए, खत्म कीजिए। लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन लिखना आप ही को पड़ेगा सर। थैंक यू।